नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज ही के द हिंदू के एडिटोरियल डिस्कशन में एक आर्टिकल छपा था सुहासिनी हैदर जी का थ्रू अ बैक चैनल स्टेप्स फॉरवर्ड। यहाँ पे मैंने आपको बताया था एक्चुअली में सुहासिनी हैदर जी का यह मानना है और बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल और मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं जिनका ये मानना है कि इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते चाहे जैसे भी चल रहे हों लोगों की नज़रों में, दुनिया की नज़रों में, पॉलिटिकल लीडर्स की नज़रों में, लेकिन हमेशा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक बैक चैनल एक्टिवेटेड रहता है। और ऑब्वियस सी बात है, एक बैक चैनल को एक्टिवेट करने में किसी एक थर्ड पार्टी का होना ज़रूरी है। कभी वो थर्ड पार्टी यूएई के सरकार बन जाती है, कभी वो थर्ड पार्टी जॉर्डन की सरकार बन जाती है, या कोई और थर्ड कंट्री की सरकार हो सकती है। यूएस हो सकता है, चाइना हो सकता है, आपका सऊदी अरेबिया हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मतलब कि कितने भी गंदे रिश्ते हों, चाहे कारगिल वॉर चल रहा हो, चाहे बालाकोट स्ट्राइक्स चल रही हों, हमेशा एक बैक चैनल एक्टिवेट रहता है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, जिसके बारे में नॉर्मल जनता को नहीं पता होता है। और इस बैक चैनल के क्या प्रूफ्स हैं उसके बारे में यहाँ पे सुहासिनी हल्दर जी ने बात की है। तो इसी को हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या बोला जा रहा है शुरुआत में, देखिए लाइन काफी अच्छी है। द एब्सेंस ऑफ एविडेंस दे से इज नॉट द एविडेंस ऑफ एब्सेंस। मतलब कि अगर आपके पास प्रूफ का एब्सेंस है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक्चुअली में एब्सेंस है, ये बात प्रूव हो जाती है। अगर आप देखिए तो इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर कमांडर्स ने रिसेंटली ये स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व किया है, कहा है कि हम ऑब्जर्व करेंगे ऑल एग्रीमेंट्स बिटवीन द टू कंट्रीज। ऑल एग्रीमेंट्स बिटवीन द टू कंट्रीज कहने का मतलब क्या है कि भाई सीज फायर एग्रीमेंट को हम लोग फॉलो करेंगे, गोलाबारी हम लोग बॉर्डर पर नहीं करेंगे। इंडिया पाकिस्तान के लाइन ऑफ कंट्रोल पे गोलाबारी होना, गोलियां चलना, शेलिंग होना, ये सब बहुत आम बात है और बहुत शेलिंग के इंस्टेंसेस देखे गए। लेकिन एकदम से एक महीने पहले देखा गया कि सारी की सारी शेलिंग बंद हो गई, सारे के सारे सीज फायर वॉलेशंस बंद हो गए और अब दोनों पार्टीज एग्रीमेंट्स को मान रही। तो एकदम से ऐसा क्या हो गया। अब देखिए पब्लिक के सामने तो एकदम से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ना ही दोनों के रिश्ते कुछ अच्छे हुए हैं, ना ही क्रिकेट टीम में जा रही, तो क्या हो गया। एक्चुअली में ये बोला गया है कि कोई ना कोई एक ऐसा बैक चैनल एग्जिस्ट करता है जो हमेशा इंडिया और पाकिस्तान के लीडर्स को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़े जाता है। तो चाहे वो इमरान खान हो पाकिस्तान के या मोदी जी हो इंडिया के, दोनों के बीच में कोई ना कोई एक बैक चैनल एक्टिव है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। और इसका पहला क्लू मिला 25 फरवरी को, जब एक स्टेटमेंट इशू किया गया डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस इंडिया और पाकिस्तान दोनों की तरफ से। इसी स्टेटमेंट में ये बोला गया कि डिप्लोमेटिक लेवल पे, हाई लेवल पे हम लोग एंगेजमेंट करेंगे, बातों को मानेंगे, कोर इश्यूज को बातचीत करके सॉल्व किया जाएगा। तो जिस प्रकार का स्टेटमेंट आया था डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस की तरफ से, दोनों तरफ से, इंडिया और पाकिस्तान दोनों तरफ से, ये बात तो तय थी। ऑब्वियस सी बात है इस स्टेटमेंट के लिए हायर पॉलिटिकल अप्रूवल्स तो दिए ही गए हैं। और उसके बाद आप देखो तो सब अच्छी अच्छी न्यूज़ें आ रही हैं इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते को लेके। तो इंदस वाटर ट्रीटी पे टॉक हुई, 2 साल से इस पर भी कुछ नहीं हो रहा था। स्पोर्ट वीज़ा को इशू करने की बात की गई। प्रधानमंत्री मोदी और नरेंद्र मोदी ऐसा सुनने में आ रहा है कि बैक चैनल से बात कर रहे हैं। आप देखिए पिछले 3-4 सालों की अगर आप बात करो, इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते बद से बदतर हो गए। 2019 का पुलवामा अटैक देख लीजिए, बालाकोट एयर स्ट्राइक्स देख लीजिए, फिर 5 अगस्त को 2019 को जो भारत सरकार थी उसने जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को खत्म कर दिया। तो इन सब चीजों को अगर आप देखोगे तो क्या मतलब निकल के आता है। मतलब ये निकल के आता है कि सामने सामने से तो रिश्ते अच्छे हुए नहीं है, तो बैक एंड से एकदम से रिश्ते कैसे अच्छे होने लगे। मतलब बैक एंड से कोई ना कोई बातचीत हुई है। और रिसेंटली हमारी जो रूलिंग सरकार है, जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, इनके जो लीडर्स हैं, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो चाहे कोई और लीडर हो, ये पहले अपनी पॉलिटिकल रैलीज में पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करते थे। रिसेंटली एक भी पॉलिटिकल रैली में इन्होंने पाकिस्तान को क्रिटिसाइज नहीं किया। अगर आप पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की बात कर लीजिए, तो पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से इमरान खान जी से जब अलग अलग इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स ने सवाल पूछे कि क्या आपकी इंडिया के साथ बैक चैनल से बातचीत हो रही है, तो इन्होंने सीधे सीधे मना नहीं किया। फिर आप देखोगे कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने तो इस बात तक का अप्रूवल दे दिया था कि शुगर और कॉटन, कपास और चीनी इंडिया से इंपोर्ट कर लो। लेकिन चूंकि जनता को भी कुछ ना कुछ दिखाना है, तो जनता को ये दिखाना है कि भाई हम कश्मीर के मुद्दे को जिंदा रखे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं अपना वो डिसीजन उन्होंने वापस ले लिया। लेकिन उसको वापस लेने के बाद भी इंडिया ने पाकिस्तान को इंटरनेशनल एरा में ह्यूमिलिएट नहीं किया। फिर सुनने में ये आ रहा है कि ये जो बैक एंड टॉक्स है ना, ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हमारे अजीत डोभाल साहब और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा के बीच में बहुत महीनों से चल रही हैं और इनको ब्रोकर करवा रही हैं और बहुत सी कंट्रीज, जैसे यूएई और भी बहुत सी कंट्रीज हैं जो कि इंडिया और चाइना की इस बैक चैनल टॉक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं।
और जब भी चाहे इंडिया के स्पोक्स पर्सन हो चाहे पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन हो, इनसे ये पूछा गया है कि क्या भाई कोई बैक चैनल टॉक एग्जिस्ट कर रही है, तो ना मना किया गया है, ना सीधे सीधे हाँ बोला गया है, एक इनडायरेक्ट सा आंसर दे दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि हाँ भाई टॉक्स चल रही हैं। तो इसके बारे में हम लोग और बात करेंगे। इस बैक चैनल की क्या यूटिलिटी है इंडिया के लिए, क्या यूटिलिटी है पाकिस्तान के लिए, क्या इस बैक चैनल को होने का मतलब ये है कि इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे हो गए? नहीं भाई, इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं हुए हैं और ना ही आगे आने वाले समय में जल्दी होने वाले हैं। ये बैक चैनल बस इसलिए एग्जिस्ट करता है ताकि दोनों देश के रिश्ते एक लिमिट से ज़्यादा गंदे ना हो जाए। इसके बारे में अभी हम और देखेंगे, बट उससे पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर इस वीडियो को शेयर नहीं किया हो कर दीजिए। इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, सुनने में अच्छी लगती है और कुछ इंपॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसी को लेके भी इंफॉर्मेशन है। प्लस अगर आपने इस चैनल को शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल कर लीजिए। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हो। मेरे चैनल हर्षित द्विवेदी एजुकेशन की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, अलग अलग जो भी वीडियोस मैंने बना रखी टॉपिक पे, चाहे पॉलिटी हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो, इकोनॉमी हो, मिडिल हिस्ट्री, एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी हो, एनसीईआरटीज हो, आप प्लेलिस्ट वाइज देख सकते हैं वीडियोस को। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ के लिए और मेरे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पे जुड़ के आप मुझसे सवाल भी पूछ सकते हैं और फोटोज वीडियोस के थ्रू मैं वैसे भी आपके साथ कनेक्टेड रहने की कोशिश करता हूँ। तो अब जब इन बैक चैनल्स की बात ओवरऑल मीडिया में और पब्लिक में उठ के आने लगी तो कुछ लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए कि कैसे भाई बैक चैनल एक्टिवेट हो सकता है, इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते तो इतने गंदे हैं। तो भाई बिल्कुल गंदे हैं। कहीं ना कहीं सरकारें अपनी आवाम को दिखाती हैं कि भाई देखो हमने दूसरी कंट्रीज को ये दिखा दिया, और पाकिस्तान के अंदर तो स्पेशली इंडिया के अगेंस्ट बात करके इंडिया को धमका के अपनी आवाम की वोट खींचना। इंडिया की न्यूज़ चैनल्स भी देख लीजिए तो 60 से 70% न्यूज़ एंटी पाकिस्तानी होती है। तो इन सब चीज़ों के बेसिस पे जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं अपनी जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं, ये आज का नहीं बहुत पहले से हो रहा है। अब अगर बात करो इस बैक चैनल की, इस बैक चैनल पे जो लोग भी आश्चर्यचकित हो रहे हैं उनको आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है। ऐसा बोला गया है कि ये बैक चैनल बहुत लंबे समय से एग्जिस्ट कर रहा है एंड इट हैज ऑपरेटेड इन द वर्स्ट ऑफ टाइम। जब इंडिया और पाकिस्तान आपस में जंग लड़ रहे थे, जब पाकिस्तान टेरर स्ट्राइक्स कर रहा था इंडिया के अगेंस्ट, जब इंडिया मिलिट्री एक्शन कर रहा था, ये बैक चैनल्स तब भी एग्जिस्ट करते थे। एक पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के चीफ है हामिद गुल साहब। इस हामिद गुल के नाम को इंडिया के अंदर बहुत गालियां दी जाती हैं। क्यों? ऐसा बोला जाता है कि हामिद गुल ने तालिबान को स्ट्रांग करने में एक मेजर रोल प्ले किया है, कश्मीरी मिलिटेंट्स को गोलियां प्रोवाइड करने में, बमबारी प्रोवाइड करने में हामिद गुल का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। तो हामिद गुल को इंडिया में बहुत लोग गालियां देते हैं, उसने ऐसा किया भी है। अब हमारे जो फॉर्मर रिसर्च और एनालिसिस विंग है, चीफ ए के वर्मा साहब, उन्होंने ये बताया कि इनकी बातचीत हो रही थी हामिद गुल से कब? 1988 की पीस टॉक्स के दौरान। 1988 में हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी और ये जो पाकिस्तान का मिलिट्री जनरल था जिया उल हक, उनके बीच में बैक चैनल टॉक्स हो रही थी। इन बैक चैनल टॉक्स को ब्रोकर कर रहा था जॉर्डेनियन क्राउन प्रिंस हसन, और इंडिया की तरफ से इस टॉक्स में इन्वॉल्व थे ए के वर्मा और पाकिस्तान की तरफ से इन्वॉल्व था हामिद गुल। लेकिन बाद में हुआ ये कि जनरल जिया की प्लेन क्रैश में मौत हो गई और ये जो पीस टॉक्स थी ये बीच में ही रुक गई। फिर ऐसा बोला जाता है कि जब कारगिल वॉर चल रहा था तब भी हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आर के मिश्रा को इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया बैक चैनल टॉक्स के लिए। आर के मिश्रा को इसलिए अपॉइंट किया क्योंकि आर के मिश्रा कोई टॉप लेवल के डिप्लोमैट नहीं थे, ये एक जर्नलिस्ट थे और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के फाउंडर थे। तो ये जो आर के मिश्रा है ये इंडिया की तरफ से गए और पाकिस्तान के नवाब शरीफ की तरफ से आए नियाज नायक, और इन दोनों ने बैठ के बातचीत की, सीज फायर की, पाकिस्तान के विड्रॉल की। हालांकि कारगिल वॉर में इस बैक चैनल ने कोई मेजर रोल प्ले नहीं किया है। हमारे शहीदों ने, हमारे जवानों ने बहुत मेहनत से उस कारगिल की चोटी को जीता था। कहीं ना कहीं जो आपकी मूवी आई है, तो ये जो लक्ष्य नाम की मूवी में जो हीरोइक एक्टिविटीज दिखाई गई थी हमारे इंडियन आर्मी के सोल्जर्स की, वो बिल्कुल सही थी। तो बैक चैनल जो बना था प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया था कारगिल वॉर के समय, वो उतना प्रॉपर तरीके से उस समय पे काम नहीं कर रहा था। लेकिन ये जो मिस्टर आर के मिश्रा थे इंडिया की तरफ से और नियाज नायक पाकिस्तान की तरफ से, इन दोनों की मृत्यु हो गई 2009 में और कभी भी इन्होंने अपने इन्वॉल्वमेंट के बारे में बात नहीं की। लेकिन ये सब चीज़ें बाद में किसी न किसी किताब के थ्रू या किसी न किसी लेक्चर के थ्रू हमको मालूम पड़ ही जाती हैं। तो उसके बाद से आप देखोगे कि 2009 के बाद से, मतलब जब इनकी मृत्यु हो गई मिश्रा की और नायक की, उसके बाद पाकिस्तानी साइड से जो इंटरलोक्यूटर रहा है बैक चैनल टॉक्स के लिए वो तारिक अजीज, फिर रियाज मोहम्मद खान, फिर शहरियार खान, और इंडियन साइड से रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ब्रजेश मिश्रा, जे एन दीक्षित। ठीक है,
तो इस प्रकार के लोग दोनों तरफ से कहीं ना कहीं बैक चैनल से बातचीत करते रहे हैं। अभी के लिए इंडिया के, आप कह सकते हो बैक चैनल के जो एक्सपर्ट हैं, जो कि इंडिया की तरफ से नेगोशिएट कर रहे हैं, वो है हमारे NSA डोवाल साहब। फिर कुछ यहाँ पे सेंसिटिव बातें भी बताई गई, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब ये प्रधानमंत्री नहीं बने थे, 2014 में इलेक्शंस होने वाले थे, तो काफी हद तक उस समय मोदी जी की लहर थी, तो मोदी जी को एक पता था कि शायद वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। तो 2014 में वॉशिंगटन बेस्ड एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मेंबर है जितेंद्र तूली को पाकिस्तान भेजा गया, और पाकिस्तान में इन्होंने पाकिस्तान के NSA से बात की और दूसरे ऑफिशियल से बात की, और वहां पे इन्होंने जाके बताया कि अगर कल की डेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नवाज शरीफ को इंडिया की तरफ से न्योता आएगा। उस समय पे पाकिस्तान ये बोल चुका था कि हम इंडिया को मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस देंगे। इस समय पे रिश्ते इतने गंदे नहीं थे, लेकिन इंडिया की तरफ से बैक एंड चैनल से ये न्यूज गई, मतलब ये इंस्ट्रक्शंस गए पाकिस्तान को कि आप अभी के लिए मोस्ट फेवर्ड नेशंस का स्टेटस मत दीजिए, एक बार इलेक्शन हो जाने दीजिए, इलेक्शन के बाद दे दीजिएगा। तो इसका मतलब क्या कि जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे उसके बाद आप MFN का स्टेटस दो तो ऐसा लगेगा कि नई सरकार ने MFN का स्टेटस दिलाया है। और ऐसा बोला गया कि मोदी जी की मिस्टर शरीफ के साथ बातचीत एक और पर्सन के थ्रू हो रही है, जो स्टील मैग्नेट है इंडिया के, सज्जन जिंदल साहब। कहीं ना कहीं मिस्टर नवाज शरीफ से मिले थे म्यूरी में, और उस समय पे पाकिस्तान में कंट्रोवर्सी भी हो गई थी। तो नवाज शरीफ और मोदी जी के बीच में सज्जन जिंदल जी ने बहुत लंबे समय तक बात करवाई है, ऐसा भी यहाँ पे बोला जा रहा है। फिर आप देखोगे कि लाहौर में दिसंबर 2015 में मोदी जी की एक सरप्राइज विजिट हुई थी। तो इस सरप्राइज विजिट को ऐसे तो नहीं करा दिया गया होगा, उससे पहले कुछ बैक एंड चैनल की टॉक्स भी हुई होंगी, और उसके बाद ही इस मीटिंग को बनाया गया होगा। जब पठान कोट का अटैक हुआ 2016 में, उसके बाद भी इंडिया की तरफ से डोवल साहब और पाकिस्तान की तरफ से जंजुआ साहब ये बैक चैनल में बातचीत कर रहे थे। कुलभूषण यादव के केस में भी दोनों लोग बैक चैनल में बातचीत कर ही रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कितने भी बुरे रिश्ते हो जाएं इंडिया और पाकिस्तान के, कितने भी ये दुश्मन लगने लगे अपनी आवाम को दिखाने के लिए दुनिया के सामने, लेकिन बैक चैनल टॉक्स हैं वो ओपन रहती हैं, चाहे वो जंग चल रही हो चाहे नॉर्मल रिश्ते हो। अभी के लिए भी रिश्ते बद से ज्यादा बदतर हैं, तब भी बैक चैनल टॉक्स चालू है। उसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि अभी के लिए जो इमीडिएट रीजन बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि देखिए, पाकिस्तान के ऊपर बहुत सीवियर प्रेशर है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब है, और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स उसको ब्लैकलिस्ट कर सकता है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ये बोला है कि भाई पाकिस्तान को अपने सारे टेररिस्ट रेफरेंस बंद करने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इंडिया की मदद की जरूरत है, इसलिए भी इंडिया के साथ रिश्ते सही करना पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए बैक चैनल टॉक्स में पार्टिसिपेट कर रहा है पाकिस्तान। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया रिसेंटली ये देख चुका है कि पीपल लिबरेशन आर्मी यानी चाइना के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे क्या हुआ। तो अगर चाइना के साथ अटैक हो जाता है तो कल की डेट में टू फ्रंट वॉर की सिचुएशन बन जाएगी। तो पाकिस्तान के रिश्ते अच्छा करना चाहता है इंडिया। तो कहीं ना कहीं ये इस्लामाबाद के फेवर में भी है और दिल्ली की फेवर में भी है, और इसीलिए ये बैक चैनल टॉक्स यहाँ पे कंटिन्यू हो रही हैं। लेकिन ये बैक चैनल टॉक्स जरूरत के हिसाब से होती हैं। बैक चैनल टॉक्स एक कंसिस्टेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं है, एक कंसिस्टेंट इंटरनेशनल स्टैंस नहीं है। ये स्टांस जरूरत के हिसाब से बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, चीनी और कपास के इंपोर्ट्स को अलाउ किया और फिर मना कर दिया, क्यों? क्योंकि कश्मीर के मुद्दे को लेकर अपनी आवाम को दिखाना है। तो ये बस बैक चैनल टॉक्स बद से बदतर ना हो जाए सिचुएशन, सिर्फ इसके लिए ही है। ऐसा नहीं है कि ये बैक चैनल टॉक्स हो रही हैं तो इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते बहुत अच्छे हो गए, और बैक चैनल टॉक्स के अंदर ये पोटेंशियल भी नहीं है कि बहुत लंबे समय तक ये रिश्ते को अच्छा कर पाए। रिश्ते एक लिमिट से ज्यादा बिगड़ ना जाए, रिश्ते एक लिमिट से ज्यादा वॉर पे ना चले जाए, इसलिए बैक चैनल टॉक्स एग्जिस्ट करती हैं। तो ये था पूरा का पूरा एनालिसिस दोस्तों। एक छोटी सी वीडियो थी, कुछ नॉलेजफुल चीजें थी, इसलिए मैंने अलग से डिस्कस कर ली। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।